गाइस पीसेस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र इन्वायरमेंट में हम आपको बिल्कुल डिटेल में करा रहे हैं। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, एग्जाम्पल, डायग्राम, जो भी चीज़ें हैं पॉसिबल हो सकती हैं, सारे इसमें फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट इसमें सम्मिलित हैं। देखो, हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियो मिलती रहें। और इतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं हम आपको, लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, ऐसे ही आपको चीज़ें देते रहें। यहाँ तक हम कंप्लीट करा चुके थे जैव विविधता के एवं संकटापन्न प्रजातियाँ, ठीक है। उसके बाद रामसर सम्मेलन आएगा, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मैं डिटेल में कराऊंगा। देखो, मैपिंग भी है इसमें, मैपिंग के माध्यम से जो करंट अपडेट है वो भी मैं आपको इसमें दे दूंगा, अब तक का 2025 तक का। तो हम कोशिश करेंगे रामसर सम्मेलन। जैव विविधता पृथ्वी पर जल एवं थल दोनों जगह पर पाई जाती है। आर्द्र भूमियाँ भी जैव विविधता का बड़ा संग्रहार है। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक क्षेत्र है। मैं इसके रामसर के बारे में आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर देन उसके बाद में क्या क्या आंकड़े हैं, क्या डेटा है, कौन कौन से कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे मैप के माध्यम से भी समझा दूंगा, लोकेशन के माध्यम से भी। आर्द्र भूक्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक क्षेत्र है। आर्द्र भूक्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज हैं। ये डेफिनेशन, आप इन चीज़ों को, स्टेटमेंट्स को आप याद रखोगे तो जब आयोग कोई प्रश्न पूछेगा, कोई भी एग्ज़ाम में प्रश्न आता है तो आप बखूबी आराम से आसानी से कर सकते हो, प्रश्न को जो भी है टैकल कर सकते हो। पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलहटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है एक, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में रामसर में हुए बैठक में कन्वेंशन की नींव पड़ी। 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ, मतलब एग्जीक्यूट हुआ। फिर देन उसके बाद में आप देखेंगे इसी को, रामसर में संपन्न होने के कारण इसे रामसर सम्मेलन कहा जाने लगा। 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुआ। इसी कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। देखो, ये कई बार आयोग ने फैक्ट के रूप में पूछा है, कमीशन ने कई बार पूछा है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या फिर इसकी थीम पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो आप याद रखोगे, और थीम हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन डे है जो वो इसी दिन बनाया जाता है, 2 फरवरी को। देन आगे उसको देखेंगे। भारत में आगे जो भी लेक्चर लूँगा ना, मैं सारे डे और इन सारी थीम एक साथ में आपको करा दूँगा, बिल्कुल करंट से रिलेटेड, ठीक है। भारत में जब आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा इंडिया में वेटलैंड कहाँ पर है? गुजरात में। सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड उन अंतर्राष्ट्रीय महत्व को आर्द्र भूमियों की सूची में उन आर्द्र भूमियों को रजिस्टर करता है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या हो रहे हों, या होने की संभावना हो। भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आंतरिक आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22% क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13% क्षेत्र है। ये डेटा आप याद रखोगे कि भारत में आर्द्र भूमियों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आर्द्र भूमि के अंतर्गत 69.22 क्षेत्र तथा तटीय आर्द्र भूमि के अंतर्गत 27.13 क्षेत्र है, जबकि शेष में 3.64% सूक्ष्म आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आते हैं। ये डेटा आप नोट कर लेना, कभी कभी ये डेटा हल्का सा माइनर चेंज होता है तो आप चेंज भी कर सकते हो। जहाँ जहाँ करंट से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, कोई भी चीज़ें आपको चेंज करने वाले, मैं आपको इंडिकेट करता जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, क्योंकि करंट की चीज़ें क्या है, बदलती रहती हैं ना। अब ये देखो,
मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मार्च 2025 में भारत में 89 रामसर साइट है। नंबर 1 पहले तो आप ये नोट करोगे। अब तक मैं बिल्कुल मार्च लेटेस्ट तक का आपको दे रहा हूँ। 89 रामसर साइट है। ये मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आप भी चेंज कर सकते हो या आप इसको कैसे भी नोट करके लिख लेना, जो भी है। भारत में सबसे बड़ा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे छोटा रेणुका हिमाचल में है। भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 16, अब तो बढ़ गए हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली बढ़े हैं तो 18 हो गए होंगे। तमिलनाडु सेकंड, यूपी में 10 हैं। चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान भारत के प्रथम रामसर स्थल के रूप में नाम दर्ज है इनका, ठीक है। आप याद रखोगे, केवलादेव राजस्थान का भारत के प्रथम रामसर स्थल के रूप में है, और चिल्का झील जो उड़ीसा में है ये भी प्रथम थी, ठीक है। आगे आप और देखोगे, 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान का एक शहर है, आपको पता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यूनेस्को द्वारा भारत में 1 फरवरी 1982 से लागू हुआ। विश्व में 2500 प्लस रामसर साइट हैं। विश्व की प्रथम रामसर साइट कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आप इसको नोट करोगे, अगर विश्व में पूछ लेता है प्रथम रामसर साइट तो आप बताओगे कोबर्ग प्रायद्वीप है, जिसको हम कोबर्ग आइलैंड बोलते हैं। देन उसके बाद में अब थोड़ा मैप को देख लेते हैं, लोकेशन वाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में फूलर झील और होगेरा आर्द्रभूमि। लद्दाख में त्योमोरोरी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नाम अटपटा है इसका। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्रभूमि, क्या है, चंद्रताल आर्द्रभूमि। फिर उसके बाद में सामर झील राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 2 हैं इसमें, ठीक है। मैं एरो बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे गुजरात में है नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ओके। एमपी में देखेंगे आप भोज आर्द्रभूमि, तवाह जलाशय। अभी जो तवाह जलाशय है वो 14 अगस्त 2024 को दर्ज किया गया था रामसर साइट, ओके। ये फिर उसके बाद में आप देखेंगे लोकटक झील मणिपुर की। बिहार की देखेंगे नागी पक्षी अभ्यारण्य, और ये एरो बना दे रहा हूँ, नकटी पक्षी अभ्यारण्य और नागी पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 अभ्यारण्य हैं। ये 2024 में रामसर साइट घोषित की आर्द्रभूमि, ठीक है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है और चिल्का झील है। देन उसके बाद में आगे देखेंगे आप, उसके बाद में है आंध्र प्रदेश कोलरेब झील, ठीक है, कोलरब झील है, ठीक है, कोलरब झील। फिर उसके बाद में तमिलनाडु में ज़्यादा हैं। तमिलनाडु में देखेंगे आप, जैसे कोराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। लांगबोट 16 रिजर्व फॉरेस्ट 2024 में घोषित किया गया। फिर देन उसके बाद में पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव एवं पक्षी अभ्यारण्य। फिर उसके बाद में 14 अगस्त 2024 में नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और केजुवली, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य 14 अगस्त 2024 को ये घोषित किए गए। अब एक पॉइंट और नोट में आप नोट करेंगे, 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं। इसको मैं अभी कराता हूँ, पहले ये देख लो आप, स्टेट के देख लेते हैं। और जैसे कर्नाटक का है, केरल का है, ठीक है। कर्नाटक का देखेंगे, जैसे 2024 में मगादी गहरे संरक्षण, अधनासिनी मोहाना, अंग समुद्र संरक्षण रिजर्व और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये कर्नाटक के हैं। केरल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है केरल को, क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसलिए। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि, उसके बाद वेम्बनाड काले आर्द्रभूमि, सस्तम कोट्टा आर्द्रभूमि, ये 3 हैं केरल की। तो मोटा मोटी आपने देख लिया ये कौन कौन से स्टेट्स में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो करा दिया है, और जो लेटेस्ट है डेटा है करंट का वो भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। अब 2025 में कौन कौन से नए 4 घोषित किए। तमिलनाडु में सक्कारा कुट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थिरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 तमिलनाडु के जोड़े गए। 16 से 18 संख्या हो गई है इनकी। सबसे ज़्यादा इंडिया में
जो वेटलैंड है वो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 18 संख्या हो गई है। सिक्किम में खेचियो पालरी वेटलैंड, झारखंड में उधवा झील है। जैसे यूनेप है, ये संगठन है, मैं संगठन को और विस्तार में अच्छे से अलग से वीडियो में आपको दूंगा, थोड़ा सा यहाँ समझ लो। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो पर्यावरण से संबंधित संगठन है, समिट है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में, ठीक है। हेडक्वार्टर नैरोबी स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है नैरोबी, उसमें ये हेडक्वार्टर है यूनेप का। WMO देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, 17 मार्च 1951 में। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये भी एक स्विट्ज़रलैंड का क्या है? जेनेवा शहर है एक। उसके बाद देखेंगे नीरी क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है इंडिया का, ठीक है। ये हेडक्वार्टर इसका नागपुर में, 1958 में इसकी स्थापना हुई। NEA नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण, ये 1997 में इसकी स्थापना हुई और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। फिर उसके बाद में देखेंगे EPA पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, 2 दिसंबर 1970 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। USA की एक एजेंसी है। NGT को देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित होता है और भारत सरकार द्वारा ये संचालित होता है। प्रमुख दिवस देखेंगे, इसमें कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे विश्व वानिकी दिवस है 21 मार्च को है, विश्व जल दिवस है 22 मार्च को है, विश्व मौसम विज्ञान 23 मार्च को है। अब अप्रैल की बात कर लें, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। उसके बाद मई, विश्व जैव विविधता दिवस मई में। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। और मई में पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को है। तो ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। नवंबर का भी मैंने करा दी। ज़्यादातर इनको ही पूछा जाता है, ठीक है। क्रम से आप याद करोगे तो 22 तारीख इसमें भी है, 22 तारीख इसमें भी है, 22 तारीख इसमें भी है। ये तीनों जरूर याद करोगे आप। जल, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर जैव विविधता। कहने का मतलब वाटर, अर्थ और बायोडाइवर्सिटी। वाटर, अर्थ, बायोडाइवर्सिटी क्रम याद कर लोगे, मार्च, अप्रैल, मई। 22 तारीख याद कर लोगे आप। फिर उसके बाद में रामसर की सूची है ये। रामसर सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण स्थल: अष्टमुडी केरल में, वेमनाथ कोरर केरल में, सस्तामकोट्टा झील केरल में, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, भोज मध्य प्रदेश, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। इम्पोर्टेंट मैं आपको करा दे रहा हूँ। रेणुका वेटलैंड हिमाचल में, दीपोर बील असम, पूर्वी कलकत्ता पश्चिम बंगाल, हरिके पंजाब में, कांजली पंजाब में, रोपड़ पंजाब में, होकेरा जम्मू कश्मीर, सूरिनसर जम्मू कश्मीर में, मानसर झील आपका जम्मू कश्मीर में, सोमोगिरी जम्मू कश्मीर में, केवलादेव राजस्थान में, भूलर झील भी आपके पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती। सांबर झील भी पूछी जाती है राजस्थान की। लोकटक झील भी पूछी जाती है मणिपुर की। लोकेशन भी पूछ लेते हैं ना, आपको पता होगा ज्योग्राफी में भी। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। पॉइंट किलीमेरी वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट नरोला स्ट्रेच उत्तर प्रदेश में है। कुछ मैंने मैपिंग के माध्यम से करा दिए थे इम्पोर्टेंट। कुछ चीज़ें जो छूट रही होंगी वो इसमें से आप नोट कर लेना है इनको। जैसे 2024 में जुड़े रामसर साइट नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बिहार, और कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, और मगादी कैरे संरक्षण और अधनासनी मोहाना संरक्षण ये अंक समुद्र ये कर्नाटक में थे। ये मैंने करा दिए थे मैप में, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे जैव विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। जैव विविधता की उपयोगिता व महत्ता की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र समय समय पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित करता है। UNFCCC है ना, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह जलवायु परिवर्तन के तहत एक समझौता है। यह जलवायु परिवर्तन समन है। जो जलवायु परिवर्तन समन के साथ साथ अनुकूल और वित्त से संबंधित है। कैसे एडप्टेशन और कैसे फंड प्रोवाइड कराना है उसके लिए
व्यवस्था करता है। भारत यूएनएफसीसी का सदस्य देश है। उद्देश्य है इसका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। जो एनवायरनमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको उत्सर्जन से कंट्रोल करता है। यह समझौता जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया समझौता है, जिसे 1994 में देशों द्वारा लागू किया गया। 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके तहत 1997 ईस्वी में बहुचर्चित क्योटो समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, हुआ। विकसित देशों को एनेक्स 1 में शामिल किया गया। जो विकसित देश है उनको एनेक्स 1 नाम दे दिया। उनको इस इंडिकेट कर दिया कि एनेक्स 1 में ये देश आएंगे जो विकसित हैं, डेवलप कंट्री हैं। UNFCCC की वार्षिक बैठक COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसको बोलते हैं, के नाम से जाना जाता है। 2019 में COP25 न्यूयॉर्क में हुआ। 2020 में ग्लासगो में नवंबर में होने वाला COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया। फिर दैन उसके बाद में आप देखेंगे UN RED, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये आप रिड्यूसिंग इमिशन मतलब जो उत्सर्जन है, ठीक है, उत्सर्जन है, और साथ में डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, वनों का कटाव है, ठीक है। एक अंतः संस्थागत कार्यक्रम है जो UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में चलाया जाता है या चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम सितंबर 2008 में आरंभ किया था। UNREDD प्लस कार्यक्रम निर्वनीकरण, वन उन्मूलन मतलब वनों के उन्मूलन का मतलब जड़ से उखड़ना, ठीक है। निर्वनीकरण मतलब वनों के कटाव में रोक, बढ़कर वनों के संरक्षण, ठीक है, वनों को जितना कटाव हो रहा है उसके संरक्षण के लिए, मतलब जंगल को बचाना कहने का मतलब, एवं टिकाऊ प्रबंधन मैनेजमेंट करना पर भी केंद्रित होता है। जलवायु परिवर्तन उपशमन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप इन सब पॉइंटों को नोट करोगे क्योंकि ये पूछे गए हैं कई बार और स्टेटमेंट्स में भी पूछे गए हैं और मेंस में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। UN RED, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं वो एक समग्र नोट्स हैं, ये मेरे मेंस में भी काम करेगा आपका और PT में भी काम करेगा आपका, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है। साथ ही साथ UN RED पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में तथा विकासशील देशों के आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा गरीबी कम करने में भूमिका निभा सकती है। उसके बाद में एक और पॉइंट है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी का तंत्र। द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक विश्वव्यापी पहल है। यह जैव विविधता पर इकोसिस्टम के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। टैप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है जिसको हम TEEP बोलते हैं। इसका कार्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजोना, इसको भी आप नोट करोगे, कई बार पूछा गया है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टाजोना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी पर भारत ने 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए थे। भारत में इसको पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कार्टाजोना प्रोटोकॉल किस चीज़ से? बायोसेफ्टी के माध्यम से, ठीक है। आप बताओ किसके लिए किया गया? बायोसेफ्टी के लिए। 23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षर किए। भारत में इसको कौन सा मंत्रालय इसको देखता है, रेगुलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। फिर उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल गैर सरकारी, ये भी देख लेते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल एंड गैर जो नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिटेबल वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। वेटलैंड इंटरनेशनल इसका नॉन गवर्नमेंट और वैश्विक संगठन अपना नीदरलैंड में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं पुनः स्थापन के प्रयास इस संगठन को सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली में विकसित करने में सहायता करते हैं। यह संगठन विभिन्न अनुसंधानों से प्राप्त ज्ञान को, मतलब जो रिसर्च वाली जो नॉलेज है का प्रयोग कर अन्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण में करता है।
फिर देन उसके बाद में हेडिंग डालोगे जैव विविधता संबंधित विभिन्न अधिनियम में एवं करार, कौन कौन से एक्ट हों पर और उनके साथ ट्रीटी हुई है, उसके बाद जो करार हुए हैं। ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समय समय पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अधिनियम एवं करार किए जाते रहे। ये देखो मैंने आप बायोडाइवर्सिटी में आपको करा रहा हूँ, मैंने पर्यावरण कराया, फिर इकोसिस्टम कराया, उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी करा रहा हूँ। बायोडाइवर्सिटी स्टैटिक पार्ट भी करा रहा हूँ, साथ में जो करंट से रिलेटेड है मैं अभी वो आपको इसमें ऐड करता जा रहा हूँ। कौन कौन से सम्मेलन हो रहे हैं, कौन कौन से इसमें ट्रीटी हुई हैं, कौन कौन से करार हुए, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे, ठीक है, और कौन से डे बनाए जाते हैं, है ना। और जैसे रामसर साइट बताई मैंने आपको, तो वो भी मैंने आपको करंट से रिलेटेड बता दिया है। आप बस पेन कॉपी लेके बैठते रहें और साथ साथ नोट डाउन करते रहें, आपको एक बेहतर नोट तैयार हो जाएगा, रिवीजन करने में आसानी होगी। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करके उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण, ये प्राधिकरण का नाम आप नोट करोगे, भारतीय राष्ट्रीय जैविक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2003 में। मुख्यालय जो इसका हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में, तो इसको नोट करोगे आप। ठीक है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के विषय में अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फूड एंड एग्रीकल्चर, जैव विविधता पर अभिसमय जो कन्वेंशन हुआ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के साथ समन्वय में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी बोलते हैं, जिसको हम जो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण, विनियम, सस्टेनेबल यानी कि मतलब कंजर्वेशन, रेगुलेशन और सस्टेनेबल प्रयोग द्वारा खाद्य फूड सिक्योरिटी की गारंटी प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों की वैश्विक भागीदारी है, पक्षियों एवं उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने हेतु कार्यरत है। तो देखो प्लांट का भी आ गया, एग्रीकल्चर का भी आ गया, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण हेतु उसका भी आ गया। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायोस द्वारा की गई थी। जैव सुरक्षा पर कार्टोजोना संधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों, ये उपसंधि की बात कर रहा है, ठीक है, जो बायो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इनके पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर 23 से 27 फरवरी 2004 के तहत मध्य संपन्न हुई थी। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को किया था। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA जैव चोरी के रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस, ठीक है, इस संगठन का आप नाम याद रखोगे, जैसे ये है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, जिसको हम ट्रैफिक बोलते हैं। ठीक है, इस ट्रैफिक की वो लिख लेना आप, फुल फॉर्म क्या है। एक गैर सरकारी नॉन गवर्नमेंट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं है। ट्रैफिक की स्थापना पर 1976 में की गई थी। यह WWF और IUCN की एक रणनीतिक स्ट्रेटजिक गठबंधन है, यूनेप के अंतर्गत एक ब्यूरो नहीं है। उसके बाद में है जैव विविधता पर महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, इस तथ्य को हम कल कराते हैं, थोड़ा सा और रह गया, एक ये है पेज, एक ये पेज है, फिर उसके बाद में मैपिंग के माध्यम से आपको वैश्विक प्रयास, राष्ट्रीय उद्यान के बाद ये भी करा देंगे, बायोस्फीयर जो भी है मैपिंग के माध्यम से, वन्यजीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, हाथी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर, जो भी मैपिंग के माध्यम से आपको ये भी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है, आज इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।
ठीक है, ठीक, थैंक यू।